नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है शासन के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रूल्स। आज हम लोग जानेंगे कि शासन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ शासन में, टाइप ऑफ रूल्स में, शासन के प्रकार में सबसे पहले आता है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र आप लोग समझते होंगे, बहुत इजी है। राजतंत्र जहां राजा का शासन होता है ना। राजा का शासन यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा को ये अधिकार ही नहीं रहता है, या प्रजा से कोई उठ के अचानक राजा बन जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से। तो ये जो शासन प्रणाली होता है ये राजतंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति में वहां के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, तो जार क्या था? वहां का शासक था, यानी कि जार जो है रूस में रोमनोव राजवंश था। कौन राजवंश था? रोमनोव राजवंश। रोमनोव राजवंश का जो शासक था उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। पास्ट में देखिए, फ्रांस में कौन था? लुई राजवंश, है ना। तो फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था? लुई 14वें, है ना। कौन था? लुई 14वें। वो बहुत ही निर्दयी और निरंकुश शासक था। ठीक है, तो इसीलिए फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। तो लुई कौन था? लुई 14th था वहां का जो शासक था। जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? लुई 14th था। समझिए, लुई 1 से लेके 14 तक, समझिए कितना वंश उसका, 14 वंश जो है उसका क्या हुआ? वहां पे शासन किया। तब तक राजा अच्छा था। देखिए, राजतंत्र में क्या होता है ना कि जब तक राजा अच्छा होता है तब तक प्रजा को कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब प्रजा के भलाई के लिए अगर राजा सोच रहा है तब तक प्रजा उसका विरोध नहीं करता है। लेकिन जैसे ही शासक निरंकुश हो जाता है, निरंकुश करने का मतलब कि जनता के, अपने प्रजा के सुख दुख पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसके जरूरत के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होता है? जनता क्या कर देता है? क्रांति कर देता है। फिर देखिए, इंडिया में ही देखिए, राजतंत्र में मुगल जो है, मुगल का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? मुगल राजवंश का बाबर, है ना। बाबर के बाद देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना। हुमायूं के बेटा अकबर राजा बना। अकबर के बेटा जहांगीर राजा बना। जहांगीर के बेटा शाहजहां राजा बना। शाहजहां का बेटा औरंगजेब राजा बना। औरंगजेब के बेटा बहादुर शाह जफर राजा बना, है ना। तो इस तरह से क्या है, राजतंत्र में जो है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और देख लीजिए, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का क्या किए? इस्टेब्लिशमेंट किए। तो उन्हीं के न वंशज थे जी, उन्हीं के वंशज थे। कौन? अशोक कौन थे? मौर्य वंश के शासक ही थे। ठीक है ना। अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक ही थे। ठीक है, तो ये सब जो है, मतलब इंडिया में जो है, इंडिया में या देश के अन्य भागों में भी क्या है, राजवंश क्या है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। और ऐसा नहीं कि शासन का खराब प्रणाली है, नहीं, राजतंत्र जो है बहुत अच्छा प्रणाली था। लेकिन लास्ट आते आते ना इसका कोई रूलर जो है ऐसा कुछ कर देता है। ठीक है, लास्ट आते आते मतलब कि शासन बहुत बढ़िया तरह से, उसका बाप दादा बहुत बढ़िया तरीके से चला, लेकिन पोता पर पोता उसके आगे आते आते शासन जो है इतना खराब होने लगता है, यानी इतना वो निरंकुश हो जाता है कि जनता क्या कर देता है? उसका विद्रोह कर देता है। करेंट में देखिए, करेंट में जो है अभी राजतंत्र वो आपको सऊदी अरबिया में देखने को मिलेगा। शेख लोग जो रहते हैं, है ना। आपको भूटान में भी देखने का, राजा का बेटा ही वहां राजा बनता है। भूटान में क्या डेमोक्रेसी नहीं है, चुनाव नहीं होता, वहां सब छोटा कंट्री है ना। बहुत ही खुशहाल लोग रहता है वहां पे। लेकिन मतलब राजतंत्र में सबसे बड़ा दिक्कत होता क्या है कि इसमें जनता शासक को नहीं चुनता है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा इसका फॉल्ट है ना, कि इसमें जनता के अकॉर्डिंग शासक नहीं होता। अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे उसको जनता से मतलब हो नहीं हो, जनता उसके बारे में जानता हो नहीं जानता हो, वो अपने एरिया के बारे में, अपने देश के बारे में जानता हो कि नहीं जानता हो, ठीक है ना, लेकिन वही राजा बनेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट था।
ठीक है। आज लगभग वर्ल्ड के जितने जो भी कंट्री है उसमें लगभग राजतंत्र क्या है, खत्म हो गया। कुछ देश जो छोटे छोटे हैं और वो वहां चल रहा है राजतंत्र, ठीक है। जैसे सऊदी अरबिया हो गया, भूटान हो गया। सऊदी अरबिया में भी देखिए अभी शासन बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है, तो कोई उसका विद्रोह नहीं करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, तानाशाही। डिक्टेटरशिप मतलब होता है सैनिक का शासन, ठीक है। जिस देश में जो है शासन सरकार न चला के वहां के शासक को सैनिक करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे लीबिया में गद्दाफी, ठीक है ना, तानाशाह था, सरकार को हटा के अपने शासक बन गया। मिस्र में कौन थे, होस्नी मुबारक। सीरिया में बशर अल असद। इराक में सद्दाम हुसैन, इनका नाम तो आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। सद्दाम हुसैन बहुत फेमस हुए। ये क्या थे, मतलब सरकार को हटा के खुदे वहां का क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। तो ये होता है जब सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को या राज मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब कि जो चुन के जो शासक बना है उसको सेना जो है हटा के अपने राज करने लगता है जिस कंट्री में, तो उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का नाम सुने होंगे। परवेज मुशर्रफ क्या थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर दिए, है ना, और अपने क्या आ गए, सरकार बना लिए, वहां सरकार चलाने लगे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का नाम सुने होंगे आप लोग। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का नाम सुने होंगे। नॉर्थ कोरिया में कौन है, किम जोंग उन है, ठीक है, जो अभी करेंट में है, ठीक है, अभी करेंट में है वहां का शासक किम जोंग उन। तो ये हो गया डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब सैनिक का शासन रहेगा उस कंट्री में। उस कंट्री में कोई राजा नहीं रहेगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। जो सैनिक का हेड होगा वही उस देश का राजा होगा, शासक होगा। उसी का पूरा क्या करे वहां चलेगा, नियम कानून जो वो बनाएगा उसको फॉलो करना है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवाद। जैसे अभी चाइना और रशिया में कौन सा शासन प्रणाली है, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली। कम्युनिस्ट शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक ही, ठीक है, एक ही पार्टी होता है, सिंगल पार्टी होता है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, सिंगल पार्टी होता है। और वहां का आर्मी जो होता है, आर्मी फॉर द पार्टी नॉट फॉर द नेशन। वहां का जो आर्मी होता है ना वो पार्टी का आर्मी होता है, नेशन का वो आर्मी नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर इंडिया में साम्यवाद रहे तो आर्मी किसका रहेगा, बीजेपी का रहेगा या फिर कांग्रेस का रहेगा, ठीक है। क्या भारत का सैनिक नहीं रहेगा, इंडियन आर्मी नहीं रहेगा। जैसे चाइना में चाइनीज आर्मी नहीं है, ठीक है ना, वहां का जो पार्टी है वहां चाइना में उसका आर्मी है, कम्युनिस्ट आर्मी है वहां का, है ना। जिनपिंग का जो पार्टी है उसका आर्मी है। यानी कि चाइना में जो सैनिक होता है, जो आर्मी होते हैं, वो अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं बल्कि अपने पार्टी के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। जैसे रशिया में कौन है अभी, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो इसमें ऊपर बढ़ने के लिए, पद ऊंचा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो वहां के लोग होते हैं, ठीक है ना, उस पार्टी से ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। उस पार्टी से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और उसके कार्य के आधार पे, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्य के आधार पे उनका पद धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और धीरे धीरे पद ऊंचा होते होते क्या हो जाता है, वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो क्या बन जाते हैं, वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जैसे रशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो ये होता है पहला कि सिंगल पार्टी यहाँ होता है, कोई दूसरा पार्टी नहीं होता। दूसरा पार्टी, चाइना में टोटल 4 पार्टी है, लेकिन अन्य जो 3 पार्टी है वो किसके संविधान को मानता है, वो संविधान के मानता है, जो जिनपिंग वाले जो पार्टी है उसके संविधान को वो मानता है। मतलब वहाँ देश का नियम कानून नहीं होता है, मतलब संविधान नहीं होता, वहाँ पार्टी के संविधान का नियम होता है, जिसको उस कंट्री में रहने वाले लोग सभी लोग मानते हैं। नेक्स्ट है ये रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हो गया गणराज्य। क्या हो गया, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य। गणराज्य में क्या होता है कि इसमें गणराज्य किसको कहेंगे, किस देश को गणराज्य शासन प्रणाली कहेंगे, तो
ये रिपब्लिक में होता है जो संवैधानिक रूप से जो सर्वोच्च पद होता है। जैसे भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद किनका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति क्या होते हैं? यहाँ देश के प्रथम नागरिक होते हैं, यानी कि सबसे ऊंचा अगर किन्हीं का पोस्ट है भारत में तो वो है हमारे राष्ट्रपति का। ठीक है। और स्टेट में सबसे ऊंचा पद संवैधानिक रूप से किसका है? गवर्नर का, राज्यपाल का। तो जब किसी देश में संवैधानिक पद का जो संवैधानिक पद पे जो आसीन होते हैं, जो बैठते हैं, है ना, उनके बैठने की प्रक्रिया चुनाव द्वारा भी चुन के जाते हैं। ठीक है। जब कोई सर्वोच्च किसी देश में सर्वोच्च पद पर, ठीक है, बैठने वाले जो लोग होते हैं वो चुनाव के तहत चुन के जाते हैं, तो ऐसे कंट्री को कहा जाता है रिपब्लिक कंट्री, यानी कि गणराज्य कंट्री। जैसे भारत क्या है? भारत गणराज्य देश है। ठीक है। लोकतंत्र तो है, आगे पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी है ना, क्योंकि यहाँ के जो संवैधानिक पद है, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का हो गया या चीफ मिनिस्टर का हो गया। चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है, ये सब संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद होता है ना। देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। राज्य में कौन है सबसे ऊपर? गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है सबसे ऊपर। तो जब सर्वोच्च पद पे रहने वाले लोग चुनाव के द्वारा चुन के जाते हैं, तो इसको रिपब्लिक देश कहा जाता है, गणराज्य देश कहा जाता है। आगे आइए, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। ये तो हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लोकतंत्र क्या है। तो ये क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इनके द्वारा डेफिनेशन दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है एंड फॉर द पीपल है, यानी कि जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा किया गया शासन है ना। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, यानी कि यहाँ जनता ही सरकार को चुनता है। ठीक है। किसके लिए? अपने ऊपर शासन करने के लिए। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि आप जिसको चाहते हैं उसको सरकार में बैठा सकते हैं। ठीक है। मैंने पूरे देश का मेजॉरिटी मतलब जो लोग जिस पार्टी के नेता को चुनना चाहता है उसमें चुन सकता है। इसमें है कि आप सरकार अगर जनता के लिए बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं? आप तुरंत हटा भी सकते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर 5 साल के लिए ना कोई राजा बनेगा जी, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई राज्यपाल बनेगा, कोई विधायक बनेगा, सब 5 ही साल के लिए ना, 5 साल से ज्यादा थोड़ी रहेगा वो। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में? अगर आपका विधायक है, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होता है, अगर आपके एरिया में जो उसका क्षेत्र है ना, विधायक का जो क्षेत्र होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पर्सन का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वोटिंग राइट है कि आप नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप मोनार्की में नहीं चेंज कर सकते, राजतंत्र में चेंज कर सकते हैं। जो राजा का बेटा वही ना राजा बनेगा जी, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। डिक्टेटरशिप में सैनिक शासन करेगा, इसको भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिस्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक को पार्टी होता है, वोटो देना है तो एक को पार्टी को देना है ना। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है। ठीक है। वोटिंग ऐसा नहीं कि वहां वोटिंग नहीं होता, वोटिंग होता है, लेकिन जान रहा है कि जीतेगा वही, लेकिन फिर भी क्या है? वोटिंग करवाता है। ठीक है। और एक ही पार्टी को वोट देना है, दूसरा पार्टी वहां है ये नहीं है ना कि वोट देगा उसको। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जिस देश में संवैधानिक पद पे जो सर्वोच्च रूप से जो संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, है ना, उसको क्या करना है? उनको जो है चुन के भेजना है ना। अपने से आसीन नहीं हो सकते हैं, मनोनीत नहीं हो सकते हैं वो, है ना, उनको चुन के वहां पे बैठाना है। ठीक है। तो ये गणराज्य हो गया। डेमोक्रेसी मतलब जो हम लोग जान रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, यानी कि इसमें हर 5 साल पे आपके पास अथॉरिटी है, अधिकार है कि आप चुने हुए सरकार को क्या कर सकते हैं? बदल दे सकते हैं। जैसे इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे वो चुनाव हार गए, कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव हार गए इस बार।
ठीक है। और बहुत सारे जो है नया जो है विधायक जो है चुन के गए, लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चित सीट रहा वो क्या रहा, यूपी का रायबरेली सीट रहा, है ना। यूपी का रायबरेली सीट में कौन थी, स्मृति ईरानी बीजेपी सांसद थी पिछले बार, है ना। किसको हरा दिए थे, राहुल गांधी जी को हरा दी थी, है ना। तो राहुल गांधी जी को हराने के बाद पता है स्मृति ईरानी में थोड़ा ईगो आ गया था, ठीक है। तो अबरी राहुल गांधी के एगो नया कार्यकर्ता जो जीवन में अपना कभी चुनाव नहीं लड़े थे, वो कार्यकर्ता थे जो अभी स्मृति ईरानी को हराए हैं। कहां से, अमेठी से। अमेठी में जो है एक सामान्य कार्यकर्ता स्मृति ईरानी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर को क्या कर दिया, हरा दिया। तो डेमोक्रेसी का पावर है ना। वहां की जनता स्मृति ईरानी को क्या कर दिया, नकार दिया कि नहीं आप इस क्षेत्र के लिए बेहतर काम नहीं किए हैं, इसलिए ना वहां नया ये एमपी चुनाए। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत होता है कि शासन किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। जनता जब चाहे उसको बदल दे सकता है। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में लोकतंत्र का क्या बेनिफिट है, ठीक है ना, और क्या डिफिकल्टीज है, यानी कि लोकतंत्र क्यों सही है देश के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चारों शासन प्रणाली में जो देख रहे हैं, पांचों में, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट और रिपब्लिक में, ये चारों पांचों में डेमोक्रेसी में सबसे जो स्टेबल शासन प्रणाली होता है वो किसको माना गया है, डेमोक्रेसी को माना गया है, लोकतंत्र को माना गया है, ठीक है। लेकिन अगला बार में हम लोग बताएंगे इसमें कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है देश के लिए, है ना। और फिर ये बताएंगे इसका डिफिकल्टीज कि क्यों जरूरी नहीं है, क्यों यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कि भारत मूर्खों का शासन वाला देश है ना। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 10th क्लास में कि यूरोपियन कंट्री वाले जो लोग हैं, है ना, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भारत जो है मूर्खों के शासन वाला देश है, क्यों, है ना। तो ये डिफिकल्टीज है इसका, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जय।